Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी राइटिंग, यानी समरी कैसे लिखी जाती है इंग्लिश में। और ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप लोग उर्दू या हिंदी में भी जो है, अगर आपको आता है पेपर में समरी करने, तो आप लोग जो है इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि 7 ईजी स्टेप में जो है समरी हम किस तरह लिख सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स ये वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समरी का मीनिंग होता क्या है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि समरी मतलब बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि समरी करना यानी जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको पढ़ के उसको समझ के अपने लफ्ज़ों में लिखना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको समरी पर जो है ना तो उसको एकदम अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है, ना तो आपको उस पर जो है कमेंट या ओपिनियन लिखना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। समरी का मतलब होता है टू रिकैपिटुलेट द मेन पॉइंट्स इन द सिलेक्शन। जो भी आपको पैराग्राफ दिया है उसके मेन पॉइंट्स जो है उसको जो है एकदम मतलब एक तरतीब में जो सिर्फ मेन पॉइंट्स है वो लिखना। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पैराग्राफ दिया रहता है या हम लोग अगर खुद भी कोई ओपिनियटिक पैराग्राफ लिखते हैं या इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ भी लिखा जाता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ जो है वो एक बताई जाती है, सेंटेंस को जो है बड़ा करके लिखा जाता है। उसमें बहुत से एडवर्ब और बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं, तो हम जो है उसको शॉर्ट करके वो सारी चीज़ों को हटा के एक सिंपल स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं। तो समरी यही होती है कि किसी भी ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग एंड नॉट इंक्लूडिंग नीडलेस डिटेल और फॉर्मेलिटीज़। यानी जो फॉर्मेलिटीज़ वाले स्टेटमेंट्स है, जो नीडलेस स्टेटमेंट है जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जिसके हटाने से पैराग्राफ की मीनिंग पर या फिर जो है पैराग्राफ पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब जो है हम वो पॉइंट्स को हटा देते हैं और सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द समरी राइटिंग। आपको उसमें ना अपने ओपिनियन लिखने होते हैं, ना तो कोई नया पैराग्राफ लिखना होता है सेम टॉपिक पर, और ना तो उसको जो है वो सही तरतीब में लगाना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं समरी को लेकर। तो समरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके लिखना। अब लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डज एंड डोंट्स ऑफ समरी। सबसे पहले तो आप लोगों को पैराग्राफ जो दिया जाता है पेपर में, 10th के पेपर में जो है 10th और 9th के पेपर में 5 मार्क्स के लिए जो है पूछा जाता है। सवाल नंबर 4 के बी में 4B में जो है पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, और उसमें जो है 1 मार्क्स आपको होता है टाइटल पर, और बाकी जो मार्क्स है वो आपने किस तरह से पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, क्या ग्रामर मिस्टेक है और क्या फॉर्म है आपका लिखने का, उन सारी चीज़ों पर जो है आधे 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 करके डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको समरी राइटिंग के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू रीड एंड रीड द पैसेज। यानी आपको 1 से 2 या 2 से 3 बार उसको पढ़ना है और उसमें क्या बात बताई गई उसका पहले तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। वो मतलब जो आप पूरा पूरा पैराग्राफ जो है पढ़िए और आप जो है उसे समझिए कि उसमें क्या बताया गया है। उसके बाद रीड द इंस्ट्रक्शंस, यानी अगर क्वेश्चन के साथ कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो स्कूल लेवल पे तो नहीं होता है, मे बी कॉलेज लेवल या उसके आगे जो है होता हो, तो इंस्ट्रक्शंस रीड करिए और एग्जैक्टली जो है आप लोग ढूंढिए उस पैराग्राफ में कि आपको समराइज़ क्या करना है। अब समराइज़ क्या करना है कैसे पता चलेगा, तो आपको उस पैसेज को समझना है और उसके बाद उसमें ढूंढना है कि ये एक्चुअली किस बारे में बताया गया। यानी कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अब आस्किंग क्वेश्चंस से आप इस तरह से अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस पैसेज में क्या है, किस बारे में है, क्यों है। तो आपको ऐसे जो आप लोग ये WH क्वेश्चन है ना, अगर आप ये उस पैसेज पर से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें एक्चुअली जो है वो मेन आइडिया उसका क्या है या उस पैसेज में क्या बताने की कोशिश की गई है। अब जब जो है वो बता देगा तो फॉर्म शॉर्ट सेंटेंस ऑन योर ओन। अब यहाँ ऑन योर ओन का मतलब ये नहीं कि आपको सेम टॉपिक पे लेकर खुद से स्टेटमेंट बनाने, ऐसा नहीं है। वो जो सेंटेंसेस उसमें दिए होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ा के दी होती है, उसमें बहुत सारे जो है एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे क्लॉज यूज़ किए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हटाकर हमको शॉर्ट सेंटेंस बनाने, कैसे बनाना है उसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग द लिंकर्स जो कंजंक्शंस वगैरह होते हैं उनको यूज़ करते हुए जो हमें स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है, कॉमा वगैरह लगाकर जो है एग्जाम्पल्स लिखनी है इस तरह से। रिमूव रिडेंडेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस फ्रॉम द की सेंटेंसेस, यानी जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है विच आर अनइम्पॉर्टेंट उनको जो है हटा देना है। ओमिट डिटेल्स, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी या तो हम उसको एकदम शॉर्ट करके एक लाइन में बता दें या फिर जो है उसे ओमिट कर दें। अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशंस, यानी अपनी तरफ से कुछ लिखना, अपना ओपिनियन डालना उसमें जो है बिल्कुल अवॉइड करिए, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। ओके।
नाउ विल सी कि सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू समराइज द सेंटेंसेस। अब आपको जो है समरी करने के लिए जो है सेंटेंस दिया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ जो है वो मतलब वो वर्ड जो है वो मीनिंग जो है वो एक सिंपल वर्ड में भी एक्सप्लेन हो सकती है, बट उसको जो है थोड़ा बड़ा, जैसे कि सर्कल अराउंड जो है उसको हम सिर्फ सर्कल भी लिख सकते हैं। राइट डाउन जो है, जैसे राइट डाउन द नोट्स, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि राइट द नोट्स, तो राइट डाउन से जो है राइट बन सकता है, नहीं वो छोटा हो सकता है। एडेड बोनस जो है वो नॉर्मली बोनस भी हो सकता है। गेट टू द पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल इज़ रियली गेट टू द पॉइंट, यानी इतना लंबा बताना कि उस बात तक पहुँचो जितना जल्दी हो सके। तो जितना जल्दी हो सके इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है ना। तो आप लोग को ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे अपनी पैसेज में, अपनी टेक्स्ट बुक्स में, जो है नॉर्मल एक वर्ड में भी बयान हो सकता है, बट उसको जो है वो थोड़ा खींच कर, थोड़े से एडवर्ब ऐड कर या थोड़े एडजेक्टिव ऐड करके उसको लंबा किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को छाट कर जो है अलग कर दीजिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है वो क्लोज हो सकता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ का मतलब सिर्फ जो है ड्यूरिंग भी लिया जा सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी तो उसमें काफ़ी सारे, जो मैं आपको इतने देर से बोल रही हूँ कि एडवर्ब बहुत यूज़ होते हैं। एडवर्ब जो मोस्टली एलवाई पे ख़त्म होते हैं, जो एडजेक्टिव के बारे में और डिटेल देते हैं, तो उनको भी जो है हम हटा सकते हैं कि उतनी उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि सेंटेंस होगा दैट्स यूजुअली अ गुड थिंग टू डू, तो हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं दैट इज़ द गुड थिंग टू डू। दैट्स फेयरली अ गुड कॉफ़ी, तो दैट इज़ द गुड कॉफ़ी। आई टोटली एग्री, तो आई एग्री। एक्चुअली आई डिसएग्री, तो आई डिसएग्री भी हो सकता है ना। लिटरली, एक्चुअली, सडनली, नॉट सडनली, बट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्पेशली बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो जिनकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है सेंटेंस में, और उनके बिना भी सेंटेंस सेम मीनिंग जो है वो बयान कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को जो हमको कट कर देना है। उसके बाद जो है बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि दिए हुए स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड लिखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको जो है पेपर में दिया हो या पैसेज में दिया हो कि कोई बुक के बारे में दिया और ऐसा स्टेटमेंट हो कि दिस बुक इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो आप लोग नॉर्मली सिंपली लिख सकते हैं कि दिस बुक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ऐसी जो है वर्ड्स बहुत सारे होंगे, जैसे अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसी साउंड जिसको नहीं सुन सकते उनको बोलते हैं इनऑडिबल। अ लिस्ट ऑफ बुक कैन बी कॉल्ड एज कैटलॉग। अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, तो इट कैन बी एम्बिगियस। तो बहुत सारे ऐसे जो है आपको स्टेटमेंट मिलेंगे जिनको हम मतलब एक बड़े से स्टेटमेंट को एक छोटे से वर्ड में जो है उतार सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी जो है हम ट्राई करेंगे कि वो बड़े से स्टेटमेंट को जो है हम छोटे से वर्ड में उतार लें। उसके बाद जो है बहुत से स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको क्लॉज यूज़ होते हैं उसमें। तो जैसे कि नागपुर इज़ द सिटी वेयर ऑरेंजेस ग्रो, यानी नागपुर वो शहर है जहाँ ऑरेंजेस जो है वो उगाए जाते हैं, जिनकी पैदावार होती है। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑरेंजेस ग्रो इन नागपुर, यानी हम इतना बड़ा बताने की कि नागपुर वो शहर है जहाँ संतरे या ऑरेंजेस जो है वो उगाए जाते हैं, उसकी वजह हम बोल सकते हैं कि संतरे या ऑरेंजेस जो है वो नागपुर में उगते हैं। इसके अलावा ऐसी स्टेटमेंट होगा द ओल्ड मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वो आदमी इतना बूढ़ा है कि वो चल भी नहीं सकता। तो हम सीधा लिख सकते हैं ना कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत वीक है चलने के लिए, द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट जिसमें क्लॉज होंगे तो आप जो है उसको पढ़िए, या तो आप क्लॉज हटा के कॉमा लगाकर जो है, अगर आपको उस तरह का स्टेटमेंट है तो आप लोग कॉमा लगा के लिख सकते हैं, या फिर जो है आप लोग उसके मीनिंग को सिंपल फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में डालकर जो है फॉर्म करने की कोशिश करिए। अब ये तो हो गए डज ऑफ समरीज, यानी क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बट क्या नहीं करना चाहिए समरी में। तो सबसे पहली बात तो समरी का मतलब ही होता है कि आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखते हैं, तो डोंट यू ट्राई टू इंक्लूड द अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी जो है मतलब उसके हटने से पैसेज के मायने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग जो है ऐसे पॉइंट्स को हटा दीजिए और उसको ऐड करने की, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। और डोंट ऐड योर ओन पॉइंट्स, इससे पहले मैंने कई बार बोली, अपने पॉइंट्स, अपना ओपिनियन जो है वो ऐड नहीं करना है टॉपिक में। डोंट गिव योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। आपको ओपिनियन देने वाला सवाल एक्सपांड द थीम में आता है, आपको समरी में ओपिनियन नहीं देना है अपना। डोंट गिव ऑल द एग्जाम्पल्स इन डिटेल, यानी आपको जो एग्जाम्पल्स उसमें दी गई है उसमें जो है बहुत से डिटेल में एग्जाम्पल होती है, यूजेस के साथ होती है, तो उनको उतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे बताए गए तरीक़ों से आप जो इसको शॉर्ट करिए, और अगर वो अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं या बहुत सी ऑब्वियस चीज़ें भी होती है, जैसे कि आपको दिया रहेगा किसी ऐसी चीज़ के बारे में दिया है कि उसके इस्तेमाल जो है वो बहुत नॉर्मल है, और वो सारी चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो उसको मतलब लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो आप लोग हटा दीजिए। अब इस
सब चीज़ों को देखकर हम हमारा 7 स्टेप्स क्या बनाएंगे। सबसे पहले आपको पेपर में समरी का क्वेश्चन देखने के बाद उसको रीड करना है 2 बार, कम से कम आप 2 बार करिए। एक बार में आपको जो है वो थोड़ा बहुत समझेगा, फिर दूसरी, अगर आप स्लो रीडर है तो आप तीसरी बार भी पढ़िए, और जब तक आपको उसके हर लाइन का और हर पॉइंट का मीनिंग क्लियर ना हो जाए तब तक रीड करिए उसको। आस्क क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग, देखिए आपके वो क्यों लिखा गया, एक्चुअली उसमें क्या बताना चाह रहा है, वो किस मकसद से लिखा गया, वो इन्फॉर्मेटिव है, वो क्वेश्चन वाला कोई जो है पैराग्राफ है, या फिर वो जो है किसी तरह का ओपिनियटेड क्वेश्चन है, ओपिनियटेड पैराग्राफ है, तो वो जो है पर्पस ऑफ राइटिंग देखिए। उसके बाद जब आप जब इस तरह से सवालात करेंगे अपने आप से, तो आपको जो है उसका मेन आइडिया, उसकी मेन थीम का जो है अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद जो आप लोग राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, अब पेपर में तो इतना वक्त होता नहीं कि फर्स्ट ड्राफ्ट लिखे फिर उसको सेकंड ड्राफ्ट मतलब उसको फाइनल करें, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर के टाइम तक जो है आप लोग उतने जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें कि आप लोग जो है ऑन द स्पॉट लिख सके। और पेपर में अगर आपको लिखने में उतना टाइम नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पे ऐसा, वैसे तो क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, बट आप लोग जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है कुछ लाइन जैसे टिक कर सकते हैं, या फिर अपने पेपर पर जो लास्ट पेज हमारा रफ पेज होता है उस पर जो है आप लोग सिर्फ पॉइंट का स्टार्टिंग या लास्ट वर्ड लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो इम्पॉर्टेंट या मेन पॉइंट है। उसके बाद जो है फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा हो गया, और उसके बाद जो है रिवाइज या फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी उसको जो है देखिए उसमें क्या आपको गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, और उसको थोड़ा एडिट करिए। उसके बाद जो है फाइनल अपना कर लिए। उसके बाद अब लिखने पे जब आएंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर समरी अ टाइटल। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्वेश्चन में से लिखा रहता है कि गिव राइट द समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव इट अ टाइटल, बट बहुत से टाइम जो है ऐसे नहीं दिया रहता है। तो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइटल लिखना नहीं है, आपको टाइटल देना है, उस पर 1 मार्क्स होता है। तो टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल कोशिश करिए ऐसा लिखने की जिससे जो है समरी का मीनिंग समझ में आ जाए। आप बहुत नॉर्मल, अगर आपको किसी चीज़ की टाइप दी हुई है तो आप लोग टाइप ऑफ XYZ ऐसा लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत क्रिएटिव होना है। अगर आप उतना क्रिएटिवली सोच सकते हैं, कुछ अलग टॉपिक सोच सकते हैं तो वो भी डाल दीजिए, बट अगर आप लोग सिंपल वर्ड्स में भी कोई टॉपिक डालते हैं तो इट्स नॉट एन इशू, बट टॉपिक होना ज़रूरी है जो पैसेज की पूरे मायने को या मीनिंग को जो है वो दर्शाए अपने आप में। और उसके बाद जो है राइट द फाइनल ड्राफ्ट, यानी आपकी जो फाइनल समरी है वो लिख दीजिए। हैंड राइटिंग का कोई मसला नहीं होता है, काफ़ी लोग हैंड राइटिंग छोटी होती है तो वो जो है समरी छोटी लगती है, बड़ी होती है तो बड़ी लगती है। ऐसा नहीं है, आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो समरी पढ़कर ही मार्क्स देता है, तो राइटिंग की वजह से मत जाइए इतना। अब जो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने कलर से मार्क की हुई है यहाँ पर। एग्जाम्पल है हमारी पैसेज एक दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, वी ग्रीट वन अनदर, स्माइल और फ्रोन डिपेंडिंग ऑन आवर मूड्स. Animal too communicate much to our surprise. Just like us, interaction among animal can be both verbal or non-verbal. Singing is one way in which animal can interact with one another. Male blackbirds often use their melodious song to catch the attention of the females. These songs are usually rich in notes variation, encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off their other blackbirds from their territory, usually a place where they dwell and reproduce. Large mammals in the ocean sings too, according to adventurous sailor. Enormous whale groan and grunt, while smaller dolphin and porpoises produce pings, whistles and clicks. These sounds are surprisingly received by other mates as far as several hundred kilometers away. अब यहाँ पर जो हमने पैसेज पढ़ा, आप लोग जो है वीडियो स्टॉप करके इसे और 2 बार पढ़िए तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो है क्या बताया गया। क्या बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है। किसमें कम्युनिकेशन हो रही है? इंसानों की तरह जो है जानवर जो है वो एनिमल्स है वो भी जो है कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी गई है, एक जो है सिंगिंग की जो बर्ड्स के ज़रिए होती है, और एक जो है वो पानी के अंदर जो जानदार होते हैं उनके ज़रिए होती है। अब क्या क्या बताया गया, हमने सवाल कर लिए क्या है, क्यों है, क्या किसके ज़रिए होता है, कौन करता है, हमारे सवाल हो गए तो हमको एक आइडिया मिल गया कि इसमें क्या बताया गया। क्या बताया गया कि एनिमल्स में जो है कम्युनिकेशन किस तरह होती है, तो हम इसको टाइटल दे देंगे कम्युनिकेशंस इन एनिमल। तो हमारा जो है टाइटल हो जाएगा कम्युनिकेशंस इन एनिमल। अब जो है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर से कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हूँ और नीचे कलर से लिखी हूँ, तो हम जो है वो उसको डिवाइड करके जो है शॉर्ट करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें बताया गया है कि जो इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ पैराग्राफ है, लाइंस है जिसमें बताया गया कि कम्युनिकेशन जो है हमारी नॉर्मल लाइफ की जो है एक रूटीन है, हम करते हैं कम्युनिकेट और इंसानों की तरह जो है वो
जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, यानी कि अल्फाजों के ज़रिए, आवाज़ों के ज़रिए या इशारों के ज़रिए, इस तरह से। तो वही चीज़ बताई गई। अब हम इसको देखेंगे तो कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ओके, ये जो है एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसे रख सकते हैं। वी ग्रीट वन अनदर, स्माइल और फ्रोन डिपेंडिंग ऑन आवर मूड। तो इतना मतलब इसमें क्या बताया गया कि हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं रोज़। किस तरह करते हैं? हम एक दूसरे से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं या उदास होते हैं, जो भी होते हैं हमारे मूड के ऊपर है वो। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इतना बताना भी इनफ होगा। हमको इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो हम जो है वो पार्ट हटा देंगे और हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे कि लाइक ह्यूमन एनिमल्स कम्युनिकेट टू, यानी इंसानों की तरह जो है वो एनिमल भी जो है कम्युनिकेशन करते हैं। अब किस तरह यहाँ पर आपको जगह दिख रहा होगा, एनिमल टू कम्युनिकेट मच टू आवर सरप्राइज जस्ट लाइक अस। इंटरेक्शन अमंग एनिमल कैन बी बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। तो इतना लंबा लिखने के बाद कि जस्ट लाइक अस यानी हमारी तरह इंटरेक्शन अमंग एनिमल के दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं वो वर्बल या नॉन वर्बली दोनों हो सकते हैं। तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि लाइक ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेट टू वर्बली और नॉन वर्बली, या फिर आप लिख सकते हैं इन अ वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म। तो इतना बड़ा ये जो हमारा 4 लाइन है वो हमारा 1.5 लाइन में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन आपको याद दी गई है, जो मैंने यहाँ रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट की। सिंगिंग इज़ वन वे इन विच एनिमल कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी यहाँ पे बताया गया कि सिंगिंग जो है उन्हीं में से एक तरीका है जिसमें जो है एनिमल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद की जो 4 लाइन है उसमें आपको दिया गया कि सिंगिंग की एक एग्जाम्पल दी गई कि एक ब्लैक बर्ड है जो वो किस तरह सिंगिंग से इंटरेक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये एक तरह की एग्जाम्पल हो गई जो टॉपिक ऊपर बताया गया। तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग यानी इंसानों की तरह जो एनिमल भी कम्युनिकेट करते हैं वर्बली या नॉन वर्बली, उसकी एक एग्जाम्पल है सिंगिंग। अब कैसे है तो देखिए, मेल ब्लैक बर्ड ऑफन यूज देयर मेलोडियस सॉन्ग्स टू कैच द अटेंशन ऑफ फीमेल्स। यानी इसका मतलब ये कि मेल ब्लैक बर्ड्स जो है वो गानों के जरिए फीमेल ब्लैक बर्ड्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दीज सॉन्ग्स आर यूजुअली रिच इन नोट्स वेरिएशन इनकोडिंग वेरियस काइंड ऑफ मैसेजेस। यानी ये जो इनके सॉन्ग्स होते हैं वो रिच नोट्स होते हैं, मतलब उतार चढ़ाव होता है उनकी आवाज़ में, सॉन्ग में, और जिसमें जो है अलग अलग तरह के बहुत से मैसेजेस छुपे होते हैं। तो मतलब इतना यही है इसमें कि ब्लैक बर्ड्स जो है वो अपने रिच एंड हाई नोट्स वाले सॉन्ग्स के ज़रिए जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इतना लंबा 2 सेंटेंस लिखने से अच्छा दोनों में मीनिंग जो बताया गया, यानी पहला फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा उनके सॉन्ग्स जो है वो हाई रिच नोट्स होते हैं जिसमें अलग अलग मैसेजेस होते हैं। तो दोनों को मिला देंगे हम लोग कि ब्लैक बर्ड यूज देयर रिच नोट सॉन्ग्स टू अट्रैक्ट फीमेल बर्ड। हाँ, उसके आगे क्या दिया है, सॉन्ग्स आर ऑल्सो यूज टू वार्म एंड कीप ऑफ द ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम देयर टेरिटरी यूजुअली अ प्लेस वेयर दे डुएल एंड रिप्रोड्यूस। यानी उनकी जो जगह है या उनकी जो नेस्ट वगैरह है वहाँ पर से जो है दूसरे ब्लैक बर्ड्स को दूर रखने के लिए भी जो है वो इस आवाज़ को निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो सॉन्ग्स है वो दूसरे ब्लैक बर्ड्स को वार्निंग देने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसी में ऐड करके, या फिर आप अलग स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, या फिर एज वेल एज यूज़ करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टेटमेंट कि अट्रैक्ट फीमेल बर्ड एज वेल एज टू वार्न अदर ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम देयर प्लेस। या फिर आप लोग जो है ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ यूज टू वार्न अदर ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम देयर प्लेस टू। ओके, अब नेक्स्ट पैरा जो है 4 लाइन का नीचे दिया हुआ है जिसमें लार्ज मैमल्स इन द ओशन, यानी ओशन के जो लार्ज मैमल्स है उनके बारे में बताया गया है। और ऐसा बताया गया कि कुछ जो एडवेंचरस सेलर्स यानी जो कुछ समुंदर में एडवेंचर्स करने जाते हैं उन लोगों ने ऐसा देखा है कि जो समुंदर के अंदर जो लार्ज मैमल्स मौजूद है जैसे वेल्स है, डॉल्फिन्स है, शार्क्स है, वो भी जो है वो कम्युनिकेट करते हैं सिंगिंग के ज़रिए। तो ये स्टेटमेंट बताना इतना ज़रूरी नहीं है कि किन लोगों ने लाइक एडवेंचरस सेलर्स वगैरह के बारे में बताना इतना ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन द ओशन लार्ज मैमल्स भी इंडिकेट करना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आगे हम जो है वेल्स एंड डॉल्फिन्स का नाम लिखने ही वाले हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इन ओशंस। अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है इनॉर्मस वेल्स ग्रोन एंड ग्रंट वाइल स्मॉलर डॉल्फिन एंड पोर्पोइजेस प्रोड्यूस पिंग्स विसल्स एंड क्लिक्स। यानी कि वेल्स जो है वो ग्रोन एंड ग्रंट जैसी आवाज़ें निकालते हैं और डॉल्फिन जो है वो डॉल्फिन्स और जो अलग जानवर है वो जो है पिंग्स विसल्स एंड क्लिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम जो है ये स्टेटमेंट इसी तरह लिख सकते हैं, बस कुछ जो है हम एनरोमिस वगैरह और वाइल जैसे स्टेटमेंट्स जो है हटा देंगे, जैसे वेल ग्रोन वेयर एज डॉल्फिन एंड पोर्पोइजेस क्रिएट डिफरेंट साउंड्स। अब हम जो है अगर आपको डिफरेंट साउंड्स नहीं यूज़ करना है तो आप लोग जो है पिंग्स विसल्स एंड क्लिक्स भी लिख सकते हैं, डिफरेंट साउंड भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा।
और उसके आगे स्टेटमेंट क्या है, दीज साउंड्स आर सरप्राइजिंगली रिसीव बाय अदर मेट्स एज फार एज सेवरल 100 किलोमीटर्स अवे। यानी यहाँ पे बताया गया है कि ये वाले जो साउंड्स हम लोग निकालते हैं वो जो है वो दूर 100 सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है उनके जो साथी होते हैं वो जो है वो इसको रिसीव भी करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं विच इज़ रिसीव बाय देयर फार अवे मेट्स। तो इस तरह से जो है हमारा इतना बड़ा पैराग्राफ 5-6 लाइन की जो है सेंटेंस में कवर हो गया, जिसमें जो है हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आप लोग वो भी जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।